दोस्तों देखते हैं हम लोग जो बिहार बोर्ड लघु उत्तरीय प्रश्न 2026 में पूछे गए प्रश्न को आज हम लोग देखने वाले हैं। चलिए 5 तक कर लिए थे हम लोग, 6 से देखते हैं। क्वेश्चन 6 से देखते हैं क्या कह रहा है। 28 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त की परिधि तथा क्षेत्रफल ज्ञात करें। ये जो मैं प्रश्न देख रहा हूँ 2026 में पूछा गया प्रश्न है जो लघु उत्तरीय, जिसमें 1 से लेकर 30 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से करना था 15 क्वेश्चन को। हम लोग सारे क्वेश्चन को देखेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखना बहुत जरूरी है। चलिए देखिए यहाँ पे 28 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त की परिधि तथा क्षेत्रफल ज्ञात करिए। तो देखिए 28 सेंटीमीटर वाले व्यास है वृत्त का, तो व्यास कितना दिया हुआ है 28 सेंटीमीटर। इसकी परिधि पूछ रहा है, तो दिया हुआ है व्यास, ठीक है। तो परिधि क्या हो जाएगा, वृत्त की परिधि बराबर होता है 2 पाई आर, या फिर लिखिए पाई इंटू व्यास। अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया, पाई 22/7 और व्यास कितना दिया हुआ है 28, तो कितना हो गया 7 चौको 28, 22 चौ 88 सेंटीमीटर इसका परिधि हो गया। अब कह रहा है क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो ये 22/7 आर स्क्वायर 28 का, देखिए त्रिज्या बराबर क्या होता है व्यास का आधा होता है, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा 14, तो 14 गुने 14 कितना हो जाएगा, यहाँ 2 मरते कट गए यानी 44 गुना 14 कितना हो जाएगा, गुना करिए 14 चौके 56 और 14 चौके 56 और 5 56 और 5 कितना हो जाएगा 61, यानी 616 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल हो गया। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, एक समांतर श्रेणी दिया हुआ है 6, 10, 14, 18 और अंतिम पद दिया हुआ है 174 में कुल कितने पदों की संख्या है, ये आपको ज्ञात करना है। तो पहले मान लेते हैं कि माना पदों की संख्या कितना है n है, और दिया हुआ यहाँ पे क्या है समांतर श्रेणी है दिया हुआ है, तो यहाँ से आप निकाल लीजिए 6 क्या हो गया प्रथम पद, प्रथम पद कितना हो गया 6 है। अच्छा अब देखिए यहाँ पे सार्व अंतर कितना है, तो 4 का अंतर है, यानी सार्व अंतर जो हो जाएगा सार्व अंतर वो 4 है, ठीक है। इसको ए प्रथम पद और डी हो गया सार्व अंतर। तो देखिए टी एन यानी अंतिम पद बराबर फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 और गुने डी। और देखिए अंतिम पद कितना हो जाएगा, अंतिम पद यहाँ दिया हुआ है, अंतिम पद कितना दिया हुआ है 174, तो अंतिम पद की जगह पे 174 रख दीजिए। अब देखिए प्रथम पद आपका कितना दिया हुआ है, तो 6 दिया हुआ है और n माइनस 1 हो गया और गुने 4 हो जाएगा। 6 इधर घटा दीजिएगा ला करके, तो कितना बच जाएगा 168, 6 इधर माइनस हो जाएगा तो 168 बचेगा। अच्छा n और फिर माइनस 1 हो गया और फिर गुने 4, 4 इधर आके भागा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 42, कितना हो गया n में से n माइनस 1। अब देखिए 42 और इधर आके प्लस हो जाएगा 1 बराबर कितना हो गया n। अब देखिए n बराबर आपका कितना हो जाएगा, n बराबर हो जाएगा 42 और 1 43। तो यहाँ पर लिख सकते हैं अतः पदों की संख्या कितना है, तब पदों की संख्या हो गया आपका 43। इसमें कुल कितने पद हैं 43 पद। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। यदि समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पदों का योगफल 15 है और गुणनफल 105 है, तो इस तरह से आपको पद लेना है कि 3 पद क्या हो समांतर श्रेणी में हो। तो आप ये याद रखिएगा 3 पद के लिए मान लिया जाए, माना समांतर श्रेणी का
तीन पद, एक हो गया अल्फा माइनस बीटा, और एक अल्फा ले लेते हैं, और एक क्या ले लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा। देखिए अब इसका सारवंतर क्या होगा, समान होगा। तो मैंने तीन पद ले लिया, तीन पद ले लिए। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, कह रहा है कि इसका योगफल 15 है। तो क्या हो जाएगा, अल्फा माइनस बीटा और फिर प्लस, प्लस क्या हो जाएगा अल्फा, और फिर प्लस क्या हो जाएगा अल्फा और प्लस बीटा। कितना योगफल दिया हुआ है 15, तो यहाँ पे 15 लिख दीजिए बराबर में। अब देखिए बीटा से बीटा क्या हो गया, कट जाएगा, तो कितना बचा, तीन अल्फा बराबर कितना हो गया 15, ये इधर आके भागा हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 15/3, 5 दिया 15, यानी अल्फा बराबर कितना हो गया 5, अल्फा निकल गया। फिर कह रहा है कि गुणनफल 105 है, तो देखिए गुणनफल 5, तो क्या हो जाएगा अल्फा और माइनस बीटा और फिर गुने अल्फा और गुने अल्फा प्लस बीटा, ये सारे को गुना कर दिए, कितना है 105। अब देखिए ये इसको और इसको अगर साथ में आप ले लेते हैं तो a माइनस बी और a प्लस बी है, तो लिख सकते हैं इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और फिर गुने कितना हो गया अल्फा बराबर 105। अब देखिए इसके जगह पे इसका मान रखिए, यहाँ कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर और फिर माइनस होगा बीटा स्क्वायर। अच्छा, और फिर यहाँ ये अल्फा है तो इसके जगह पे 5 रख देते तो 105 हो जाएगा। ये क्लियर है, चलिए अब देखिए यहाँ पे इसको हम लोग लिख सकते हैं 25 माइनस बीटा स्क्वायर, ये इधर आके भागा में हो जाएगा, गुना में है तो 21 बचे, 75 से 21 हो जाएगा। अब देखिए माइनस बी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 21 माइनस, देखिए ये माइनस में है ये प्लस में है तो इधर आके माइनस में हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे इसको लिख सकते हैं माइनस बीटा स्क्वायर बराबर -4, माइनस से माइनस कट गया, यानी बीटा बराबर हो गया क्या हो गया √4। अब इसको निकालेंगे तो प्लस माइनस 2 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे आपका अल्फा 5 दिया हुआ है और बीटा निकल करके आ गया है +-2। अब किसी को भी रख सकते हैं। अगर देखिए -2 अगर लेते हैं तो कितना बचेगा, एक हो जाएगा 3 और फिर 5, देखिए कितना हो जाएगा 3 और फिर अल्फा हो गया 5 और फिर देखिए क्या होगा, अगर अगर प्लस लेते हैं, ठीक है, अगर प्लस लेते हैं 3 5 7 हो जाएगा। अगर माइनस ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए पहला क्या था अल्फा माइनस बीटा, तब 5 और 5 में से -2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 7, फिर कितना अल्फा 5 है और फिर कितना हो जाएगा 3। कोई दिक्कत, चलिए समझ में आ गई। आगे हम लोग देखते हैं ये क्या, क्वेश्चन नंबर, प्रश्न संख्या 9 क्या कर रहा है, बिंदु दिया हुआ है 4 7 7 3 और दोनों के बीच का दूरी निकालना। तो दिया है एक, मान लिया जाए कि ये जो दिया है ये पॉइंट ए है और ये बिंदु बी है। तो यहाँ पर मान लिया जाए, माना एक पॉइंट दिया हुआ है 4 और 7 और बी बिंदु दिया हुआ है 7 और 3, 7 और 3। देखिए यहाँ पे दूरी फार्मूला लगाना है, मान लिया x1 है और ये y1 और ये है x2 और ये है y। अब देखिए दूरी फार्मूला क्या होता है, दूरी सूत्र, इसको दूरी सूत्र होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर होता है और फिर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होता है। अब रख दीजिए तो ए बी आपका निकल जाएगा दूरी, तो यहाँ 7 में से 4 घटाइए आप और फिर प्लस कितना 3 में से -7 घटेगा। अब देखिए क्या हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं 7 में से 4 गया तो 3 का स्क्वायर और ये हो जाएगा -4 का
स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा, 3 तिहाई 9 और ये हो जाएगा 4 चौको 16, यानी कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। और 25 का वर्गमूल कितना होता है 5। तो ये दो दूरी कितना हो जाएगा 5 इकाई। दूरी कितना हो जाएगा 5 इकाई। ये आपका उत्तर होगा। ठीक है, चलिए हम लोग प्रश्न देखते हैं संख्या 10। 10 में देखिए कि यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि सेक 39 और बटा कौशिक 51 और फिर प्लस साइन 67 और कौस 23 फिर कॉट 45 दिया हुआ है। यहाँ आप ध्यान से देखिएगा तो सेक का पूरक होता है कौशिक का, ये दोनों को देखिए जोड़ दोगे कितना आ रहा है 90 आ रहा है, 39 90। तो एक क्या करिए आप दोनों को बदल दीजिए। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर सेक को आप कौशिक, ये एक दूसरे का पूरक है तो इसको बदल देना है। यानी देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं सेक 90 माइनस 51। देखो यहाँ पे इसको हम लोग लिख सकते हैं सेक 90 माइनस 51 डिग्री। अब 51 डिग्री घटाएंगे तो सेक 39 यहाँ बचेगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है कौशिक 51 डिग्री है और फिर इस उसी तरह से इसको बदलिए साइन कॉस क्या होता है पूरक होता है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं साइन 90 में से घटाएंगे 23 तो 67 बचेगा। और यहाँ पे कॉस कितना है 23 डिग्री। अच्छा कॉट 45 कितना होता है 1 होता है और कॉस 0 कितना होता है तो 1 होता है। अब देखिए ये सेक 90 माइनस थीटा यानी 90 माइनस 51 क्या हो जाएगा कौशिक 51 और नीचे क्या है कौशिक 51 और ये क्या हो जाएगा कॉस 23 डिग्री और ये क्या हो जाएगा कॉस 23 डिग्री और -1 -1 कट जाएगा 1 1 तो कितना हो जाएगा 1 + 1 -1 -1 यानी 2 - 2 कितना हो जाएगा 0। तो इसका मान कितना हो गया 0। बात समझ में आ रही है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 11 कह रहा है यदि 4 tan थीटा बराबर 3 है तो साइन थीटा और कॉस थीटा का मान ज्ञात करिए। सबसे पहले इसको क्या करना है, इसको पहले tan थीटा का आप अनुपात निकालो। तो tan थीटा बराबर लिख सकते हैं 3/4 ये लिख सकते हैं। अब एक त्रिभुज बना लीजिए आसान हो जाएगा। एक समकोण त्रिभुज बना लिए। अगर इसको आप थीटा ले लेते हैं तो इसके सामने वाला क्या होगा p होगा। तो ये p बराबर 3 हो गया और b बराबर कितना हो जाएगा 4। तो h निकालिए क्योंकि साइन लिखना है कॉस साइन कॉस तो h चाहिए। तो h चाहिए तो यहाँ पे h स्क्वायर बराबर क्या होता है p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर पाइथागोरस प्रमेय से। तो h बराबर लिख सकते हैं p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी कितना p है 3 का स्क्वायर और प्लस 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 + 16 यानी हो जाएगा 25 और 25 का वर्गमूल होता है 5। अब क्या निकालने के लिए कह रहा था देखिए तो साइन थीटा और इनटू कॉस थीटा। तो साइन क्या होता है p/h तो ये कितना h आ गया 5 तो कितना लिख सकते हैं इसको 3/5 और b/h हो जाता है कितना हो लिख देते हैं 4/5 तो 4 × 12 और 5 × 5 = 25। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो है वो हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 12 को। क्या कह रहा है क्वेश्चन को बढ़िया से पढ़िए। यह ऊंचाई एवं दूरी से दिया हुआ है। यदि किसी खंभे की छाया की लंबाई उसके ऊंचाई का √3 गुनी के बराबर हो तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करिए। यहाँ पे उन्नयन कोण ज्ञात करना है। तो देखिए मान लिया जाए कि ये आपका खंभा हो गया ए और बी तो इसका छाया कहाँ बनेगा यहाँ। तब बी और सी इसका क्या हो गया छाया हो गया। अब देखिए इसको मिला दीजिए तो यहाँ पर आपको क्या बन गया एक त्रिभुज बन गया समकोण त्रिभुज। अब देखिए क्या कह रहा है कि छाया की लंबाई ऊंचाई का √3 गुना है। तो ऊंचाई को अगर हम h मान लेते हैं तो छाया कितना हो जाएगा √3 और h तभी ना होगा 3 गुना √3 गुना √3 गुना हो गया। तो यहाँ पर माना AB बराबर h मीटर
खंभा की ऊंचाई है, खंभा की ऊंचाई है। तो इसके अनुसार क्या हो जाएगा, छाया की लंबाई, छाया की लंबाई कितना होगा, तो √3 गुने एच, तो √3 गुना हो गया इतना मीटर। अब देखिए त्रिभुज ए बी सी में, तो आप देखिए मान लीजिए कि देखिए यहाँ पर ये कोण कोण पूछ रहा है ना, तो देखिए इसका उन्नयन कोण पूछ रहा है, तो उन्नयन कोण ये होगा थीटा। ये छाया, यहाँ देखिए यहाँ से सूर्य है ना, मान लिया कि ये सूर्य है, तो इसका यहाँ से हम देख रहे हैं इस सूर्य को, तो यही ना इंडियन कोण बनेगा। तो देखिए tan थीटा लगाएंगे, तो tan थीटा क्या होता है P, तो P की जगह पे H है और बाई B, तो √3H हो जाएगा, तो H से H कट गया, तो कितना हो गया tan थीटा बराबर लिख सकते हैं 1/√3। अब देखो यहाँ पे tan थीटा, अब 1/√3 कितना tan थीटा का मान होता है, तो tan 30 डिग्री का मान होता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं थीटा बराबर कितना 30 डिग्री। अतः उन्नयन कोण का मान कितना हो गया, अतः उन्नयन कोण का मान 30 डिग्री होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 13। यहाँ क्या कह रहा है, कह रहा त्रिभुज एबीसी के अंदर एक वृत्त खींचा गया है जो त्रिभुज की भुजाएं बीसी सीए तथा एबी को क्रमशः पी क्यू आर बिंदु पर स्पर्श करती है। अगर ए बी बराबर 10 सेंटीमीटर है, ए क्यू बराबर 7 सेंटीमीटर है और सी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर है, तो बी सी की लंबाई क्या होगा। अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है कि त्रिभुज ए बी सी के अंदर एक वृत्त खींची गई है। तो देखिए इस तरह से बनाते हैं, देखिए यहाँ पर इसको बढ़िया से और बनाते हैं। मान लिया जाए कि ये वृत्त है जो एक त्रिभुज के अंदर है, देखिए ठीक है, त्रिभुज के अंदर वृत्त हो गया। अब ये त्रिभुज क्या है, ए बी सी है, तो ए बी सी, ए हो गया ये, और ये बी हो गया, और ये क्या हो गया सी हो गया, त्रिभुज ए बी सी बन गया। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, त्रिभुज की भुजाएं बी सी, सी ए और ए बी पी क्यू आर पर, तब बी सी किस पे, पी पे, और सी ए किस पे, क्यू पे, और ए बी आर पे, इस तरह से स्पर्श कर रहा है। ठीक है, फिर देखिए अब कह रहा है कि ए बी 10 सेंटीमीटर है, यानी देखिए यहां से यहां तक ये 10 सेंटीमीटर है। फिर कह रहा है ए क्यू 7 सेंटीमीटर, यानी यहां से यहां, ये देखिए ए से क्यू तक कितना दूरी है 7 सेंटीमीटर, और सी क्यू कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर है, सी क्यू यहाँ ये 5 सेंटीमीटर। तो हमको क्या ज्ञात करना है, बीसी की लंबाई ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है बीसी बराबर क्या होगा, बीसी की लंबाई। अब देखिए अब हम लोग देखते हैं, यहां से देखिए ये क्या हो गया, ब्रह्मा बिंदु हो गया। यहां से देखिए ए आर और ए क्यू क्या है, स्पर्श कर रहा है, यानी स्पर्श रेखा है। तो देखिए ब्रह्मा बिंदु से खींचा गया स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होती है, बराबर है, तो ए क्यू जो होगा वो ए आर के बराबर हो जाएगा। यहाँ पे ए क्यू जो होगा वो ए आर के बराबर हो जाएगा, यानी 7 सेंटीमीटर। क्यों ब्रह्मा बिंदु से खींची गई
स्पर्श रेखा की लंबाई समान होती है। तो इसीलिए क्या हो जाएगा आपका ए क्यू बराबर ए आर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ए क्यू बराबर ए आर, ई कितना हो गया 7 सेंटीमीटर। अब देखिए उसी तरीके से इसका सिक्यू जो होगा वो पीसी के बराबर हो जाएगा। तो सिक्यू जो है वो पीसी के बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। अब देखिए ये पूरा जो है ए बी जो है वो 10 सेंटीमीटर है और ए आर हो गया 7 सेंटीमीटर। तो फिर आर बी कितना हो जाएगा, आर बी हो जाएगा 10 - 7, यानी कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। तो ये आर बी कितना हो गया 3 सेंटीमीटर, ये आर बी 3 सेंटीमीटर हो गया। तो देखिए आर बी बराबर क्या हो जाएगा बीपी, तो कितना हो गया 3 सेंटीमीटर। अब देखिए बीसी बराबर क्या होगा बीपी और प्लस पीसी। तब बीपी कितना है, बीपी 3 है, बीपी 3 सेंटीमीटर। देखिए बीपी 3 सेंटीमीटर है। देखिए देखिए यहाँ पर बीपी कितना है 3 सेंटीमीटर, तब बीपी 3 सेंटीमीटर हो गया। अच्छा, और फिर पीसी कितना है, पीसी जो है क्यूसी के बराबर है। देखिए कितना है 5 सेंटीमीटर, तो +5 सेंटीमीटर लिख दीजिए। तो कितना हो गया 3 और 5 8 सेंटीमीटर हो गया। तब बीसी का लंबाई निकल गया 8 सेंटीमीटर। ठीक है, प्रश्न संख्या 13 हो गया। समझ में आई? आगे देखते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 14 देखते हैं। ये क्या कह रहा है, यदि किसी वृत्त की जीवा तथा त्रिज्या की लंबाई 24 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर हो तो वृत्त के केंद्र से जीवा की लंबिक दूरी निकालिए। अब देखिए क्या कह रहा है, एक वृत्त है। अब वृत्त, यदि किसी वृत्त की जीवा तथा त्रिज्या की लंबाई 24 है, तो देखिए मान लिया जाए कि ये आपका जीवा हो गया, तो जीवा की लंबाई 24 सेंटीमीटर इसको ले लेते हैं। मान लिया ये भी जीवा है, ठीक है। अच्छा, और इसकी त्रिज्या जो है मान लिया कि ये केंद्र हो गया, तब केंद्र से बी को मिलाते हैं, केंद्र से बी को मिलाते हैं तो ओ केंद्र है मान लिया जाए, तो ओ से बी को मिलाए। अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि वृत्त के केंद्र से जीवा की लंबाई। अब मान लीजिए कि एक लंबाई यहाँ लंब डाल दिए तो ये ए ओ एम है। अब देखिए जो केंद्र से जो रेखा आती है वो इसको क्या करता है, जीवा को 2 बराबर भागों में बांटेगा, तो ये पूरा 24 है, तो ये कितना हो जाएगा 12। अब इस त्रिभुज में देख लीजिए आप, और यही लंबिक दूरी है, ओ एम क्या है लंबिक दूरी है, और यहाँ पे बी हो गया, तो त्रिभुज ओ एम बी में चलिएगा। तो देखिए त्रिज्या आपका 13 दे दिया था, तो ओ बी यहाँ पर 13 हो गया, और ये क्या होगा, ये हो जाएगा 12, क्योंकि केंद्र से आने वाली रेखा क्या करता है, जीवा को 2 बराबर भागों में बांटता है। ठीक है, तो देखिए तो हमको ओ एम निकालना है, तो ओ एम बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए। तो कर्ण कितना हो गया 13, तो 13 का स्क्वायर हो जाएगा, और फिर उसमें से इसको घटा देंगे तब 12 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 13 13 169 और 12 12 144, कितना बच जाएगा 25। तब 25 का वर्गमूल होता है 5, तो यानी केंद्र से जीवा की लंबिक दूरी 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। स्पष्ट है? चलिए आगे हम लोग देखते हैं
प्रश्न संख्या 15। प्रश्न संख्या 15 क्या कह रहा है? कह रहा है कि साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा तथा कॉस थीटा को टैन थीटा के रूप में व्यक्त करिए। साइन थीटा और कॉस थीटा को, तो देखिए साइन थीटा बराबर हम लोग लिख सकते हैं 1 बटा, देखिए साइन थीटा को हम लोग लिख सकते हैं, या फिर इसको ऐसे करिए, क्या लिखना है हमको? टैन थीटा के रूप में। तो साइन थीटा को हम लोग लिख सकते हैं अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। अब देखिए, अब कॉस थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1 बटा सेक स्क्वायर थीटा। अच्छा, सेक स्क्वायर थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस हो जाएगा सेक स्क्वायर को, थीटा को लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये टैन थीटा के रूप में आ गया। देखिए यहाँ पे अंडर रूट नहीं होगा क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा ना है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग? 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। अगर आप चाहें तो फिर 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा को क्या करिए? लसा ले लीजिए, यहाँ पे कॉमन, तो 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा कॉमन ले लेंगे तो कितना बच जाएगा? यहाँ बच जाएगा एक 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, और फिर यहाँ हो गया -1, ये माइनस से माइनस जाएगा कट। ठीक है, तो क्या बचेगा? टैन स्क्वायर थीटा और बटा 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। अब ऊपर इसको लेके चल जाते हैं तो टैन स्क्वायर थीटा बचेगा। टैन, देखिए स्क्वायर रूट निकाल दीजिए, यानी कहने का मतलब इसका वर्गमूल निकाल दीजिए, तो टैन स्क्वायर का बाहर निकलेगा तो कितना हो जाएगा? टैन थीटा, और नीचे अंडर रूट ही रहेगा 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। चूंकि टैन थीटा में ही व्यक्त करना था तो ये इसका उत्तर हो गया। अब यहाँ पर देख लीजिए, कॉस थीटा को टैन थीटा में बदलना है, तो कॉस थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1 बटा सेक थीटा। क्यों? क्योंकि सेक थीटा को आसानी से टैन थीटा में चेंज कर देंगे, तब 1 बटा हो गया। इसको हम लोग सेक स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। हो गया व्यक्त। ये समझ में आई बात? चलिए हम लोग प्रश्न संख्या 16 को देखते हैं। 16 देखिए, 16 क्या कह रहा है? कह रहा है के का मान ज्ञात करें जिसके लिए रैखिक समीकरण 3x प्लस 5y बराबर 0 तथा kx प्लस 10y0 का एक अद्वितीय हल हो। तो अद्वितीय हल होने के लिए क्या होना चाहिए? देखिए एक चीज मैं बताता हूं आपको। अगर समीकरण दिया हुआ है a1x और b1y और प्लस c1 और बराबर 0, और a2x और प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, ये जो मैं बताने वाला हूं उसको दम याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, क्योंकि हर एक एग्जाम में इससे प्रश्न आ ही जाते हैं। कभी ये आपका वैकल्पिक चुनने के लिए देता है विकल्प में, और कभी जो है आपको देखिए ये आपका 2026 में इस तरह से पूछा है। तो पहले देखिए इसमें, देखिए 3 शर्तें आप याद रखिएगा। ठीक है, अगर a बटा a2 है और नहीं बराबर है b बटा b2 का, तो इसका ग्राफ एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगा और इसका होता है अद्वितीय हल। क्या होता है? अद्वितीय हल, यानी एक और सिर्फ केवल एक हल होगा। दूसरा आप याद रखिएगा, अगर a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 और बराबर c1 बटा c2 है, तो ये रेखाएं संपाती हो जाता है, एक दूसरे पर आ जाएगा, तो इसका क्या हो जाएगा? अनंत हल होगा। क्या होगा? अनंत हल होगा। अच्छा, अगर a1 बटा a2 और बराबर आ जाए b1 बटा b2 और बराबर नहीं हो c1 बटा c2, तो इसका ये क्या होगा? ये समांतर रेखाएं होंगे। ठीक है, और इसका आलेख खींचेगा तो समांतर हो जाएगा। और इसमें क्या है कि कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं।
ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रहा है, के उसको मान को ज्ञात करिए जो इसके लिए अद्वितीय हल हो। तो देखो इसको लिख सकते हैं, a1 की जगह पे कितना है 3 और a2 की जगह पे कितना है k, बराबर नहीं होना चाहिए b1 की जगह पे कितना है 5 और b2 की जगह पे कितना है 10। अब इसको आप काट सकते हैं, तो इधर जाके ये गुना हो जाएगा, तक के बराबर नहीं होना चाहिए कितना 3 दूना 6 के। ठीक है, चलिए समझ में आ गया। यानी कह रहा है कि अद्वितीय हल होगा, तो कह रहा के का मान ज्ञात करे जिसके लिए रैखिक समीकरण इतना और इतना का एक अद्वितीय हल होगा। तो इसमें जो है के बराबर सिर्फ 6 यानी 6 नहीं आना चाहिए। आगे देखते हैं अगला प्रश्न, देखिए 17। क्या कह रहा है कि यदि दो संख्याओं का योगफल एवं अंतर 137 और 47 है तो संख्याओं को ज्ञात करें। ठीक है, तब चाहें तो इसको दो चर वाले रैखिक समीकरण में बदल सकते हैं। ठीक है, देखिए माना दो संख्याएं x और y, माना दो संख्याएं x और y। अब देखिए प्रश्न से दो संख्याओं का योग कितना दिया हुआ है, तो x प्लस वाई, दो संख्याओं का योग दिया हुआ है 137, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। और ये दिया हुआ है अंतर कितना दिया हुआ है, तो x माइनस वाई, मान लिया कि x बड़ा है। ठीक है, तो x माइनस वाई अंतर कितना हुआ 43। ठीक है, अंतर कितना है 43, ये दूसरा हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, दोनों को जोड़ते हैं। तो जोड़ने पर जैसे ही जोड़िएगा तो ये दोनों कट जाएगा, ये एक से x जोड़ करके 2x हो जाएगा। ये हो गया 7 और 3 10 के 0 और 13 4 17 एक कितना हो गया 18, यानी x बराबर कितना हो गया, तो आ गया 90। अब x का मान 1 में रख देते हैं, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर तो कितना हो जाएगा 90 प्लस 22 बराबर 137, या 22 बराबर कितना हो जाएगा 137 माइनस 90, तो यहाँ 7 हो जाएगा, 9 4 13 47 आ जाएगा। ठीक है, तो अतः दो संख्याएं कितना हो गया, अतः दो संख्याएं 90 और 47 है। ठीक है, ये आपका उत्तर हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 18। करा द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 बराबर 0 के मूलों का योगफल एवं गुणनफल ज्ञात करिए। क्या करना है, मूलों का योगफल और गुणनफल ज्ञात करना। तो देखिए द्विघात समीकरण दिया हुआ है, तो मान लिया जाए कि इसका अल्फा और बीटा मूल है, तो अल्फा प्लस बीटा यानी मूलों का योगफल कितना हो जाता है माइनस बी बटा ए। तो देखिए यहाँ पर कितना है, b के जगह पे -1 है, तो माइनस फार्मूला में है, और माइनस बी और बटा ए कितना है 1, तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, और अल्फा गुने बीटा यानी गुणनफल कितना हो जाएगा c बटा ए, तो 3 बटा 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये मूलों का योगफल 1 और मूलों का गुणनफल कितना हो जाएगा 3। चलिए प्रश्न संख्या हम लोग देखते हैं 19। ठीक है, चलिए कह रहा है कि एक धात्विक घनाभ जिसकी लंबाई चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रमशः 100 सेंटीमीटर 80 सेंटीमीटर तथा 64 सेंटीमीटर है को पिघलाकर एक घन बनाया जाता है, तो घन के कोर की लंबाई ज्ञात करिए। तो एक बात ध्यान रखिए कि अगर कोई चीज को, अगर कोई ठोस है
और उसको पिघला करके हम लोग कोई नया चीज बनाते हैं तो आयतन में तो कोई परिवर्तन होगा नहीं। तो देखिए यहाँ पे एक घनाभ था, एक घनाभ था, अब मान लीजिए कि ये एक घनाभ था, ये घनाभ था जिसकी लंबाई जो है वो 100 सेंटीमीटर और चौड़ाई जो है वो 80 सेंटीमीटर और ऊंचाई जो है वो 64 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसको पिघला करके क्या बना रहा है, घन बना रहा है। तो घन के कोर की लंबाई यानी घन के भुजा क्या होगा, कोर मतलब भुजा। चलिए निकालते हैं। मान लिया जाए कि ये जो घन बनाया गया है उसकी कोर की लंबाई या भुजा की लंबाई कितना है, ए सेंटीमीटर। कितना है, ए सेंटीमीटर। तो देखिए दिया हुआ क्या है, दिया हुआ है घनाभ की लंबाई। तो घनाभ की लंबाई कितना दिया हुआ है, 100 सेंटीमीटर। चौड़ाई कितना दिया हुआ है, 80 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितना दिया हुआ है, 64 सेंटीमीटर। तो आयतन कितना हो जाएगा, आयतन होता है घनाभ का लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। तो देखिए 100 गुना 80 गुने 64। ठीक है, इसको ऐसे ही रखते हैं, इसको ऐसे ही रखिए। अब देखिए मान लिया जाए, मान लिया कि घन की कोर की लंबाई, कोर की लंबाई जो है ए सेंटीमीटर, तो इसका आयतन कितना हो जाएगा, आयतन हो जाएगा भुजा पर क्यू, भुजा पर क्यू। अब देखिए दोनों का आयतन बराबर होगा क्योंकि इसको पिघला करके ये बनाया जा रहा है तो आयतन में कोई चेंजेस तो होगा नहीं। अब देखो ए क्यू बराबर लिख सकते हैं 100 गुने 80 गुने 64। अब देखिए ए बराबर अगर निकालेंगे तो इधर घनमूल निकालना पड़ेगा हमको। तो यहाँ पे 100 गुने 80 और गुने कितना हो जाएगा, 64। इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसको देखिए, इसको लिख सकते हैं 10 गुना 10, इसको लिख सकते हैं 8 गुना 10, इसको लिख सकते हैं 4 चौके 16 चौके 64। तो देखिए 10 इसका घनमूल हो जाएगा, 8 का घनमूल 2 हो जाएगा और ये 4 हो गया। तो कितना हो गया, यानी 10 गुना 20 चौक 80 सेंटीमीटर। अतः कोर की लंबाई कितना हो गया, 80 सेंटीमीटर। ये उत्तर हो गया। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, प्रश्न संख्या 20। प्रश्न संख्या 20, करक प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का माध्य ज्ञात करिए। 10 अभाज्य संख्याओं का माध्य। तो देखिए माध्य बराबर क्या होता है, माध्य बराबर होता है सभी भुजाओं का योग, सभी भुजाओं का योग, सॉरी क्या लिख दिया, सभी प्रेक्षणों का योग। क्या होगा, सभी प्रेक्षणों का योग। और फिर क्या लिखेंगे, बटा, है ना, कुल प्रेक्षणों की संख्या, तो कुल प्रेक्षण। अब देखिए क्या कह रहा है कि प्रथम 10 अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या किसको कहते हैं, आप लोग को मालूम होगा, जिसका सिर्फ 2 गुणनखंड होता है, जो अपने से कटे और एक से कटे वो। तो देखिए 10 अभाज्य संख्या कौन कौन हो सकता है, पहले 10 अभाज्य संख्या लिख लीजिए। तो एक हो जाएगा 2, 3, 5, 7, 11 और फिर हो जाएगा 13 और फिर हो जाएगा 17 और फिर 19 और फिर हो जाएगा 23 और फिर हो जाएगा 23 के बाद 29।
तो कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 29 तक 10 हो गया, क्योंकि 1 से 30 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या होती है, तो वो 10 ही होता है। ठीक है, तो माध्य निकालना है इसको, तो बहुत आसान है, सबको जोड़ दीजिए, सबको क्या करिए, जोड़ दीजिए, सबको जोड़ दे रहे हैं, ये आपका 19 है। ठीक है, सबको जोड़ दीजिए और फिर क्या करिए, 10 से भागा दे दीजिए, तो जोड़िए, 9 3 12, 12 9 21 और 7 28, 28 और 4 32, 32 और 7 कितना हो जाएगा, 32 और 7 39, 39 और 5 44, 44 और 5, 44 और 5 हो जाएगा 49, और फिर और जोड़िए, 4 रह गया। अब देखिए, 2 2 4 1 5 6 7 8, 8 और 4 12, तो 129 हो गया, और बटा 10 भागा दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 12.9। तो इसका माध्य कितना हो गया, 12.9। चलिए हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 21। प्रश्न संख्या 21, किसी एक साधारण वर्ष में 53 रविवार होने की क्या प्रायिकता है। तो देखिए, 53 होने की, 53 रविवार यानी 53 सप्ताह, देखिए कुल 53 सप्ताह यानी, अब साधारण वर्ष में कुल, साधारण वर्ष में, साधारण, देखिए कुल दिनों की संख्या कितना होता है, साधारण वर्ष में कुल दिनों की संख्या 365 होता है। कितना होता है, 365। मान लिया जाए कि माना रविवार आने की घटना जो है, आने की घटना आने की घटना ई है, तो ई के अनुसार कितने परिणाम आएंगे, ई के अनुसार परिणाम, तो 53 ही होगा। तो अगर घटना ई का अगर हम प्रायिकता निकालते हैं तो क्या होता है, कुल संभव परिणाम तो ये होगा कितना दिन है, और ये आपका परिणाम के ये घटना के अनुसार परिणाम होगा। तो क्या होता है, पहले इसको हम लोग लिखेंगे, घटना के अनुसार परिणाम, और फिर कितना लिखेंगे, कुल परिणाम, है ना। संभव संभव कुल संभव परिणाम कितना हो सकता है, देखिए 5 बार में कट जा रहा है, नहीं कितना बार में कट रहा है, कट रहा है, देखिए कितना है, ये 53/365 कटेगा, कटेगा। चलिए आप लोग ये देख लीजिएगा, अगर कटेगा तो फिर काट लेना, कितना मुझसे कटेगा, 5 तो भाग दे दीजिएगा, दशमलव में लिख दीजिएगा, ठीक है, कटता है तो काट दीजिएगा। आगे हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 22, तो भाग दे के लिख दीजिएगा। अब देखिए क्या कह रहा है, दो त्रिभुज की समरूपता की भुजा 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 कोण भुजा कसौटी को लिखें तथा चित्र के साथ भी व्याख्या करें। देखिए भुजा, भुजा, देखिए यहाँ पर भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा कसौटी को लिखना है। तो देखिए मान लिया जाए कि ये त्रिभुज ए बी सी है और एक त्रिभुज है डी ई एफ। तब भुजा
कोण भुजा का कसौटी कहता है कि दो संगत भुजाएं समानुपाती होगा और उसके अंतरित कोण क्या होगा, बराबर होगा। यानी मान लिया जाए कि ए बी समांतर है, सॉरी, ए बी और डीई के अनुपात जो होगा वो ए सी और डी एफ के, ठीक है, ए सी और डी एफ के अनुपात के बराबर होगा। और इसके अंतर्गत जो कोण आते हैं, आंतरिक कोण, वो क्या होगा, दोनों बराबर होगा। तो पहले कसौटी को लिखते हैं, ठीक है। देखिए, दो त्रिभुज में दो संगत भुजाएं समानुपाती होगी, पाती हो तथा संगत आंतरिक कोण बराबर हो, उसके अंतर्गत आने वाला कोण क्या हो, बराबर हो, ठीक है। जैसे मान लिया त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ है, ठीक है। अब ये दोनों समरूप है, क्या कह रहा है कि समरूप है, ठीक है। ये दो त्रिभुज, दो संगत भुजाएं समानुपाती हो तो संगत हो तो वो त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं, समरूप होते हैं। देखिए, ये दोनों समरूप होगा कब, जब ए बी और डी ई और ए सी और डी एफ समानुपाती होगा, और कोण ए जो है वो कोण डी के बराबर हो जाएगा। लिख दिया। चलिए, प्रश्न संख्या हम लोग 23 देखते हैं। प्रश्न संख्या 23 देखिए, टोटल हम लोग आज 30 तक करेंगे, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल जो है 64 सेंटीमीटर और 121 सेंटीमीटर है। तो क्यू आर बराबर अगर दिया हुआ है 15.4 सेंटीमीटर, तो बी सी का मान ज्ञात करिए। चलिए, आप चित्र बना लीजिए यहाँ पे, ठीक है। ये मान लिया जाए कि त्रिभुज आपका ए बी सी, ये त्रिभुज ए बी सी और ये त्रिभुज डी ई एफ, डी ई एफ, ठीक है। इसका क्षेत्रफल 64 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसका क्षेत्रफल 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए, इसका जो क्षेत्रफल का अनुपात, दोनों के क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा, यानी त्रिभुज ए बी सी के क्षेत्रफल और त्रिभुज डी ई एफ के क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा, इसके संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होगा। यानी बी सी, अच्छा यहाँ पे क्या कह रहा था, यहाँ पे पी क्यू आर है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, पी क्यू आर, यहाँ पर लिख दिए पी क्यू आर। तब बी सी किसके अनुपात होगा, क्यू आर के। अब देखिए, इसका मान दिया हुआ है, यह है 64 और ये बटा कितना दिया हुआ है, इसके स्क्वायर के बराबर होता है। अब ये कितना दिया हुआ है, 121। अच्छा, बी सी ये कितना दिया हुआ है, 15.4। अब देखिए, इधर हम इसको स्क्वायर को हटाएंगे तो इधर क्या हो जाएगा, वर्गमूल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वर्गमूल हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, इसका वर्गमूल 8, इसका हो जाएगा 11। अब देखिए, बी सी अगर दशमलव हटाते हैं तो ऊपर जाके 10 से गुना हो जाएगा। ये देखिए, इधर आके ये भागा में हो जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा।
11 कम 11, 11 चौ 44। इसको इधर गुना कर दिए, BC बराबर कितना हो जाएगा 14 गुना 8, ये जाके इधर गुना हो जाएगा 14 गुना 8, और 10 क्या हो जाएगा 10, देखिए 10 गुना BC है। अब देखिए BC बराबर क्या हो जाएगा, BC बराबर हो जाएगा 10 आके इधर भागा हो जाएगा, तो 14 8 बलियोत्तल से 11 का में 2, और बटा यहाँ कितना हो जाएगा 10, यानी कितना हो जाएगा 11.2 सेंटीमीटर। तो BC की लंबाई कितना हो गया, अतः BC की लंबाई हो गई 11.2 सेंटीमीटर। आगे देखिए क्वेश्चन संख्या 25, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 245 और 1037 में भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 5 शेष बचे। तो इस स्थिति में क्या करते हैं, दोनों में से 5 को माइनस कर देंगे और फिर उसका मसा ज्ञात कर देंगे, तब बड़ी संख्या निकल जाएगा। तो देखिए 245 माइनस 5 कितना बचेगा 240, और 1037 माइनस 5 तो कितना हो जाएगा 1032। अब दोनों का निकाल दीजिए HCF, ठीक है। कितना मरते लगेगा, कितना मरते लग जाएगा 4 मरते लगेगा। देखिए 5 मरते ज्यादा, 5 मरते लग जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, तो 4 मरते लगे 24 चौ 96, कितना हो जाएगा 960। तो 2 और 6 6 12 62 हो जाएगा। और फिर देखिए 240 तो कितना मरते लगा देंगे 3 मरते लगाइए, 4 मरते में 4 दूनी 8 ज्यादा हो जाएगा, 3 मरते लगाइए, 3 दूनी 6 और 6 तिया 18, कितना हो जाएगा 6 4 10, और फिर कितना बचेगा 54। अब देखिए 54 में 62 से भागा, एक मरते में लग जाएगा, तो कितना हो जाएगा 8 4 12 और 54, कितना हो जाएगा 8 6 48, 8 6 14, कितना मरते में लग जाएगा, तो एक मरते में, ठीक है। तो कितना बच जाएगा 2, तो 2 दिया ही 6, इसका मसा कितना आ रहा है 2 आ रहा है, 2 से भाग देने पर ही आ जाएगा, देखिए ठीक है ना। कितना था 245, और ये देखिए ठीक है, कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं, ठीक है। अब देखिए आगे क्या कह रहा, आपका प्रश्न संख्या 26 देखिए, बिना भाग की क्रिया किए सिद्ध करे कि प्रमेय संख्या इतना जो है अशांतावर्ती है, ठीक है। तो एक चीज आप समझिए, अगर कोई परिमेय संख्या आपको दिया हुआ है a/b, अगर b का गुणनखंड 2 के पावर में या फिर 5 के पावर में या फिर दोनों के पावर में आए, क्योंकि शांत होने के लिए 0 आना चाहिए, तो यह दोनों मौजूद रहेगा तभी ना। तो या तो फिर ये रहेगा 2 रहेगा या फिर 5 के पावर रहेगा, तभी वो शांत होगा, नहीं तो वो अशांत होगा। तो आपको सीधा सीधी यहाँ से क्या कर देना है, 77/210 है, तो देखिए लास्ट में ये देखिए, इसको आप क्या कर दीजिए अभाज्य गुणनखंड, देखिए 10 दूनी 20,
फिर कितना से कटेगा 3 से, 3 तिहाई 9, 5 तिहाई 15, फिर कितना से 5 से, 5 सत्ते 35। तो इसका अगर गुणनखंड करते हैं तो 2 गुने 3 गुने 5 गुने 7 आता है। देखिए 2 और 5 तो है, मगर यहाँ पे 3 है और 7 है, अतः ये क्या होगा, ये 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप का नहीं है, रूप का नहीं है, अतः दशमलव प्रसार क्या होगा, दशमलव प्रसार अशांत होगा, बिना भाग दिए होगा, अशांत होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। चलिए 27, ठीक है, देखिए क्या यहाँ दिया हुआ, इसको सरल करना है तो इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 9 गुने 3, 9 गुने 3 क्यों, क्योंकि इसका वर्गमूल निकल जाएगा। फिर देखो इसको लिख सकते हैं 4 गुने 3 बटा 4√3। अब देखिए यहाँ पर इसको लिख सकते हैं 2 गुने 3 का वर्गमूल, 9 का वर्गमूल 3 निकल जाएगा, तो यहाँ √3 बचा। और फिर इसको लिख सकते हैं 3 गुने कितना लिख सकते हैं, 2 वर्गमूल निकल जाएगा तो √3 बटा कितना हो गया 4√3। अब देखिए क्या क्या दोनों में से कॉमन आ रहा है, तेगो आ रहा है, देखिए कितना हो गया, 3 दूनी 6√3 और ये हो गया 6√3 और फिर 4√3, तो 6 हो गया 12√3 और ये हो गया 4√3, तो √3 से √3 कट जाएगा, 4 तिहाई 12 कट जाएगा, कितना आ गया, सिंप्लीफाई करके यानी इसको सरल करके कितना आ गया, 3 आ गया। क्वेश्चन नंबर 28 हम लोग देखते हैं। इसको सिद्ध करने के लिए आप 2 काम कर सकते हैं। अगर मान लिया 3 बिंदु है तो मान लिया जाए, माना ए निर्देशांक 1 है, अब बी निर्देशांक -2 और 7 है, और सी निर्देशांक 3 और -3 है। तो पहले दूरी निकालते हैं, दूरी किसका, ए बी का। तो क्या होता है, x2 में से x1 यानी -2 में से -1 का स्क्वायर, फिर प्लस 7 में से 1 घटाएंगे, बाई 2 माइनस बाई 1 कितना हो जाएगा, -3 का स्क्वायर और प्लस 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 तिहाई 9, 6 छक 36, कितना हो गया, 9 6 15 45। इसको लिख सकते हैं 9 5 45, तो कितना हो जाएगा, 3√5 यानी 3√5 हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, अब हम दूरी निकालते हैं हम लोग बी और सी का। तब बी सी यहाँ भी 3 में से -2 करेंगे, 3 -2 का स्क्वायर हो जाएगा, और फिर कितना, -3 और -7, तो -3 और -7 तो कितना हो जाएगा, 3 प्लस ये 2 का स्क्वायर, और यहाँ कितना हो जाएगा, -3 -10 का स्क्वायर। अब देखिए कितना लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर और प्लस -10 का स्क्वायर, यानी कितना हो जाएगा, 5 5 25 और 10 10 के 100, तो कितना हो जाएगा, 125। 125 को लिख सकते हैं 25 गुने 5 यानी 5√5 हो जाएगा। अब निकाल लीजिए, अब हम लोग निकालते हैं बी और सी की दूरी हो गया। अब हम लोग निकाल लेते हैं ए और सी की दूरी, ए और सी की, 3 में से 1 चला जाएगा तो 2 बच जाएगा, और -3 में से 1 चला जाएगा तो -4 बचेगा, तक कितना हो गया, 2 दूना 4 और फिर प्लस 4 चौके 16, तो कितना हो गया, 16 4 20। तो इसको 4, देखिए यहाँ पे इसको नहीं दिख रहा होगा, यहाँ देखिए इसको लिख सकते हैं
4 पचे 20, तो 2√5 हो गया। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ये देखिए, यहाँ देखिए 3√5 है और ये 2√5 है, बराबर किसका हो जाएगा, 5√5 का। तो यानी ए बी को और बी सी को जोड़ेंगे तो वो किसके बराबर, देखो यहाँ पे ए बी को और ए सी को, ए बी और ए सी को जोड़ने पर वो बी सी के बराबर हो जाता है। तो देखिए यानी ये बिंदु किस तरह से है, यहाँ बीच में ए हो गया आपका और ये बी हो गया, ये सी हो गया। तो देखिए एक रैखिक बन रहा है ना, बी ए सी एक रैखिक बन रहा है, क्योंकि देखिए ए बी कितना है 3√5 और ए सी कितना है 2√5, बी सी कितना हो गया 5√5। तो ये क्या है, ए जो है बीच में है, यानी बोल सकते हैं कि बी ए सी इस तरह से रैखिक है, एक ही रेखा पे आ रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, रैखिक हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न को देखते हैं, ठीक है। देखिए खाली ये सिद्ध करना था कि यह रैखिक है। यहां देखिए 3 शीर्ष दिया हुआ है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये दिया हुआ है ए कितना -5 और 6, और मान लिया जाए कि बी दिया हुआ है 3 और 0, और सी दिया हुआ है 9 और 8। यहाँ माना लिख देते हैं, माना ए निर्देशांक -5 6, बी निर्देशांक 3 0 और सी निर्देशांक 9 8 है, ठीक है। अच्छा, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, फार्मूला क्या होता है 1/2 x1 और क्या हो जाएगा y1 माइनस y2 और प्लस हो जाएगा x2 और y3 माइनस y1 और प्लस x3 y1 माइनस y2, ठीक है। ये हो गया फार्मूला त्रिभुज का। तो देखिए या इसको हम लोग x1 और y1 मानते हैं, इसको x2 और y2 मानते हैं, इसको x3 और y3। अब रखते हैं इसका मान, देखिए तो x1 कितना है, x1 है -5। अब देखिए y1 में से जाएगा y, ये नहीं यहाँ पे हो जाएगा y2 और -y3, ठीक है, y2 -y3 होगा। तो 0 में से 8 चला जाएगा तो कितना बचेगा -8, और फिर प्लस x2 कितना है 3। अब देखिए x2 3 है, अब कितना y3 माइनस y1 यानी 8 में से 6 चला जाएगा, कितना बचेगा 2, और फिर प्लस x3 कितना है 9, और 1 में से कितना चला जाएगा 2, तो 6 में से 0 जाएगा तो कितना बचेगा 6। इतना बात समझ में आ गई। तो 1/2 हो जाएगा, ये कितना हो गया 40, 6 और ये 9 6 54, तो 1/2 हो जाएगा, तो ये कितना हो गया 60 और 40 100, तो 1/2 कितना हो जाएगा 100, 50 मत कटेगा तो 50 ही कटेगा, ठीक है। इसको याद रखने का बहुत सा आसान तरीका है, ये इसको रखिएगा 123 और 231 और 312, यानी कैसे याद रखिएगा 123 231 और
312। ठीक है, जब x लेंगे तो ये 22 हो जाएगा, ये यहाँ x ये होगा, ये 22 हो जाएगा, ये x होगा, ये 22 होगा। तो ये आपको ध्यान रखना। चलिए, समझ में आई। अगला प्रश्न को देखते हैं हम लोग। 29 तक हो गया। एक लास्ट प्रश्न जो है ये लघु उत्तरीय में, उसको हम लोग कर लेते हैं। देखिए, ये अंतिम क्वेश्चन है लघु उत्तरीय का। देखिए क्या कह रहा है कि त्रिभुज ए बी सी की भुजाएं ए बी और ए सी पर क्रमशः डी तथा ई बिंदुएं इस प्रकार है कि डी ई समानांतर बी सी है। यदि ए डी बराबर 3.6 सेंटीमीटर है और ए बी बराबर 10 सेंटीमीटर है और ए ई बराबर 4.5 सेंटीमीटर है, तो कह रहा है कि ई सी तथा ए सी का मान ज्ञात करें। क्या कह रहा है, एक त्रिभुज है, मान लिया जाए कि ए बी सी एक त्रिभुज है। अब इस पर एक ए बी पर डी है और ए सी पे ई है, और डी ई जो है बी सी के समानांतर। तो यहाँ पर दिया क्या है, दिया है त्रिभुज ए बी सी में डी ई समानांतर बी सी है। डी एंड ई क्रमशः भुजाएं ए बी और ए सी पर स्थित है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम लोग को और क्या दिया हुआ है, और दिया हुआ है AD 3.6, AD 3.6 है। AB कितना है, AB जो है वो 10 है, AB 10 सेंटीमीटर है। AE 4.5, AE कितना है 4.5 है। तो हमको निकालना है क्या, निकालना है कि E और C बराबर क्या होगा, यानी ये वाला। अच्छा, और फिर बोल रहा है कि A और C क्या होगा। देखिए कोई त्रिभुज में अगर एक भुजा के समानांतर एक रेखा खींचा जाए जो दोनों अन्य भुजाओं को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये दोनों भुजाएं जो है समानुपाती होगा। यानी किसके अनुसार, थेल्स प्रमेय के अनुसार। थेल्स प्रमेय से क्या हो जाएगा, हम लिख सकते हैं AD और बटा पूरा AB, और यहां लिख सकते हैं AE बटा पूरा AC। अब देखिए क्या लिख सकते हैं, 3.6 बटा 10, AE कितना लिखता है 4.5 बटा AC। ठीक है, अब देखिए इसको हटाएंगे दशमलव को, तो यहाँ 10 आ जाएगा, तो 100 हो जाएगा। इसको दशमलव हटाएंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब काट दीजिए, 9 चौके 36 और 25 चौके 100, और ये कितना हो जाएगा, 9 पचे 45 और 2 पचे 10। तो देखिए 9 तिरछा तिरछी गुना कर दीजिए, तो 9 AC बराबर कितना हो जाएगा, 9 गुने 25। अब 9 इधर आके भागा हो जाएगा, तब 25, 9 इधर आके भागा हो जाएगा तो 25 ही बचेगा, तो AC 25 हो गया। AC कितना हो गया, 25 हो गया। अब देखिए हमको निकालना क्या था, E और C, तो कितना 25 दशमलव में से घटाएंगे 4.5, तो कितना हो जाएगा 21.5। ये हो गया EC और ये हो गया AC। बहुत ही उपयोगी है। अगर बिहार बोर्ड की आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो इसको आप रिवाइज कर लिए। फुल लेंथ ये मतलब पूरी तरीके से किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है वो सारा इसमें करवा दिया गया है। और कैसा लगा वीडियो और किस तरह के वीडियो आप लोग चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।